जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेड क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 7। तो आज का टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि शिक्षक और अधिक प्रभावी हो सकता है शिक्षक और अधिक कैसे प्रभावित हो सकता है? शिक्षक और अधिक कैसे प्रभावित हो सकता है? तो देखिए, शिक्षक और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। ठीक है, छात्र जो स्वयं कार्य करते हैं वे उसे आसानी से सीख लेते हैं। ठीक है, इसलिए करके सीखने की विधि को सबसे प्रभावी शिक्षण माना जाता है। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे है शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि। शिक्षण कैसे प्रभावी हो जाता है? तो शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला है एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक। ठीक है, एक उत्तम कक्षा कक्ष जो शिक्षक होता है वो छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए, सृजनात्मकता की विशेषता क्या है? सृजनात्मकता की विशेषता क्या है? तो देखिए, सृजनात्मकता की जो विशेषता है वो 3 विशेषता है। कौन कौन है? तो मौलिकता, ठीक है, प्रवाहशीलता और लचीलापन, यानी उपरोक्त सभी। चलिए, सामान्य छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशिष्टताएं होती हैं। कौन कौन सी विशिष्टताएं होती हैं? तो अधिगम्य क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए, एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है किसकी? तो देखिए, एक मंद गति से सीखने वाले बालक को विशेष सहायता की जरूरत होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, थोड़ा छोटा करता हूं। अगला सवाल, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप क्या कीजिएगा? आप जो प्रश्न पूछे हैं उसका अगर विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप क्या कीजिएगा? तो देखिए, अगर विद्यार्थी गलत उत्तर देंगे, ठीक है, तो उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था। ठीक है, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो शिक्षक विद्यार्थी को बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था और सही उत्तर की व्याख्या करेंगे। ठीक है, शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। कैसे शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? तो देखिए, शिक्षण को परिभाषित किया जा सकता है शिक्षकों द्वारा ज्ञान का हस्तांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान का ग्रहण करने से। शिक्षण वह क्रिया है जिसमें शिक्षक अपने ज्ञान का हस्तांतरण छात्र को करता है और छात्र द्वारा उस ज्ञान को ग्रहण किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? तो देखिए, शिक्षण का स्तर जो है वो है आपका अंतःक्रियात्मक, ठीक है, पहचान और विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःक्रियात्मक। ठीक है, अगला, शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। तो देखिए, शिक्षकों को जो अभ्यास में लाना चाहिए वो है अंतःक्रियात्मक विधियां। ठीक है, अगला, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता क्या है? तो देखिए, इसकी परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता है उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। ठीक है, बहुग्रेड अध्यापक वह है जिसमें एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। चलिए, अगला है शिक्षकों की भूमिका, ठीक है, क्या होती है? तो देखिए, शिक्षकों की जो भूमिका होती है होता है ज्ञान का संप्रेषण करना, छात्रों को अनुशासन में रखना, छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना।
यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है कि पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो पठन पाठन में शिक्षकों को कक्ष में पाठ्यपुस्तक द्वारा शिक्षण करना चाहिए। ठीक है, पठन पाठन में शिक्षक को अपने विषय से संबंधित पाठ्यपुस्तक द्वारा शिक्षण कार्य करना चाहिए एकदम हमेशा याद रखिएगा। एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, प्रतिभाशाली बालक की मदद करने के लिए उसे अधिक पुस्तकें देकर हम मदद कर सकते हैं। ठीक है, एक विशेष प्रकार की शिक्षण पद्धति की आवश्यकता होती है ताकि उनकी समस्या को हल किया जा सके प्रतिभाशाली बालक के लिए। प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विचार 4 अवस्थाओं में होता है। इसमें 7 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं। तो 7 से 11 वर्ष की आयु की जो अवस्था होता है उसे कहते हैं मूर्त संक्रियाय अवस्था। ठीक है, याद रखिएगा, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कर सकते हैं। अगला, एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठ आपस में बात कर रहे हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। अगला सवाल है, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि क्या है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रक्षेपी विधि। ठीक है, चलिए, भारत में शिक्षा प्रणाली छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, रोजगार के लिए तैयार करती है, या व्यवसाय विषयों के लिए तैयार करती है, या परीक्षा के लिए तैयार करती है। तो भारत में जो शिक्षा प्रणाली है, ठीक है, इसमें हो जाएगा रोजगार के लिए तैयार करती है। भारत में वर्तमान शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य छात्र को रोजगार परक शिक्षा देना है ताकि भविष्य की आर्थिक समस्याओं को हल करें। कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत अध्ययन विधि का। ठीक है, व्यक्तिगत अध्ययन विधि द्वारा किसी छात्र या व्यक्ति के गुण एवं दोष का अध्ययन कर सकते हैं। कहाँ चला गया, आगे देखिए। अगला सवाल है कि मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है। मौखिक मार्गदर्शन जो है किस पर कम प्रभावी है। तो देखिए, मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है कौशल के शिक्षक में। चलिए, एक भावात्मक रूप में संतुलित जो छात्र होता है, ठीक है, एक भावात्मक रूप में संतुलित छात्र कक्ष में अपने सहपाठियों से प्रभावी से जो मैत्रीपूर्ण सहसंबंध रखता है। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा कि भावात्मक रूप से संतुलित छात्र कक्षा में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण सहसंबंध रखता है। यहाँ प्रभावी से नहीं होगा। ठीक है, सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण हो जाएगा। कक्ष में शिक्षक की भूमिका क्या है। तो देखिए, कक्ष में शिक्षक की भूमिका होता है ज्ञान का हस्तांतरण करना। ठीक है, और दूसरा होता है अनुशासन बनाए रखना। तीसरा होता है छात्रों की जिज्ञासा को शांत करना। 24 नंबर है, आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं कैसे। तो देखिए, कक्षा का अवधान केंद्रित करने के लिए हम उद्दीपन परिवर्तन द्वारा कर सकते हैं। अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है। कौन। तो इसका राइट आंसर होगा प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, निर्णय लेने की योग्यता, भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला, यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है, इसका उत्तर आपके पास नहीं तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, अगर कोई विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है, तो सबसे पहले तो प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे। ठीक है, प्रश्न का गलत जवाब कक्ष में नहीं देना चाहिए। सवाल का जवाब नहीं होने पर उसे अगले दिन बताने की तरीका सोच के उसको कह देना चाहिए कि कल बताएंगे। चलिए,
एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि जो छात्र है, ठीक है, छात्र और छात्रों शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। ठीक है, शिक्षा में वर्चुअल रियलिटी वीआर का उपयोग क्यों होता है? तो देखिए, शिक्षा में वर्चुअल रियलिटी का उपयोग होता है काल्पनिक वातावरण में अनुभव आधारित शिक्षा के लिए। शिक्षा में वीआर का उपयोग यानी वर्चुअल रियलिटी का उपयोग मुख्य रूप से काल्पनिक वातावरण में अनुभव आधारित शिक्षा के लिए किया जाता है। यह छात्रों को सुरक्षित माहौल में जटिल विषयों की जो ढंग होता है, जो उसका रूप होता है, उसको समझने में मदद करती है। ठीक है, अगला है ब्लूम के वर्गीकरण के 3 ज्ञान क्षेत्र कौन से हैं? तो ब्लूम के वर्गीकरण के 3 ज्ञान क्षेत्र हैं संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणा। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्षेत्र मानसिक कौशल यानी ज्ञान, भावनाएं, दृष्टिकोण और शारीरिक कौशल को वर्गीकृत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार रिपोर्ट कार्ड कैसा होगा? तो एनईपी 2020 के अनुसार रिपोर्ट कार्ड होगा 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। ठीक है, यह पारंपरिक अंकों वाली प्रणाली को बदलकर छात्र के संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास का व्यापक मूल्यांकन करेगा, जिसमें स्वयं का आकलन, सहपाठियों का आकलन और शिक्षक की टिप्पणी शामिल होगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।